चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टार्ट हो गया। चीज़ें आ गई। स्माइल करिए सब लोग, इधर देखिए, मेरी ओर देखिए, एकदम एट ईज हो जाइए, एकदम कंफर्टेबल हो जाइए। इधर देखो बेटा, अब लिखना नहीं है कुछ, अब एकदम जो मैं बोल रहा हूँ बस वही दिखे आपको, उतना ही आप सोचिए। जितना मैं बोल रहा हूँ वही देखिए और उतना ही सोचिए, ठीक है बेटा। इधर देखो। और दूसरी बात ये है कि आज हम लोग आपका ये चैप्टर फॉर्मली क्लोज कर देंगे। फॉर्मली क्लोज करने का मतलब ये है कि आपके सारे क्वेश्चंस आज हम लोग जो आपके एनालिटिकल तक थे वो खत्म कर देंगे। समझ में आ रही है बेटा? उसमें हो सकता है 1 घंटे में हो जाए, और अगर 1 घंटे में नहीं होगा तो हम टाइम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो मेरी ओर फोकस करिए और गौर से देखिए। देखो बेटा, कल ये क्वेश्चन हमारा हो चुका था, ये हो चुका था ना, ये क्वेश्चन में ये आंसर आया था, हो गया था। अब आगे का देखिए, एकदम एटीज होके मेरी ओर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ये क्वेश्चन शायद कल हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो सॉल्व करते समय क्या हुआ था, ये क्वेश्चन तुरंत आंसर नहीं निकला था। सिंपल ही क्वेश्चन है लेकिन नहीं निकला। अभी हम फिर ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फाउंड ऑफ सी जी एंड दिस, वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड ई इज चार्ज। ये क्वेश्चन कल ट्राई करते समय आंसर नहीं निकला था ना। तो देखिए इधर देखिए, फिर से मैं ट्राई, मेरी ओर देखिए भाई, एकदम अलर्ट होके देखिए इधर उधर। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो c का डायमेंशन कितना होगा, एल टी माइनस वन, यही ना होगा बेटा। तो ये 3 फैक्टर दिए हैं, c कैपिटल जी और ई स्क्वायर बाई वन, सी कैपिटल जी और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, g क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और ई जो है वो आपका चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसमें पूछ रहा है कि इनका कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा होगा इन चारों में से जिसका डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के बराबर आएगा, यही क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का डायमेंशन ये होता है, किसी को भी बट नहीं है, नहीं है ना बेटा। उसके बाद एक बात और भी है कि ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशन, यानी फोर्स इंटू लेंथ स्क्वायर का डायमेंशन। कारण क्या है कि मैंने आपको कल ही बताया था कि कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है, कूलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अब देखो, इधर बीच में नहीं बोलो बेटा। तो उसके बाद देखिए, वन क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स इंटू आर स्क्वायर। तो वही मैंने लिखा है, फोर्स इंटू एल स्क्वायर, ये लिखा है ना, बोलो बेटा। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, इसका जो डायमेंशन होगा, गौर से देखिए, इसका डायमेंशन होगा फोर्स इंटू एल स्क्वायर, फोर्स का डायमेंशन इंटू एल स्क्वायर का डायमेंशन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई मास के डायमेंशन का होल स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स कितना होता है, जी m1 m2, हाँ जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो अगर m1 बराबर m2 मान लीजिए, तो जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो मत बोलो बेटा बीच में, एकदम ना का मतलब ना होता है, हाँ एकदम हम एकदम नहीं टॉलरेट करेंगे। ध्यान से देखिए, कैपिटल जी का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू एल स्क्वायर बाई मास स्क्वायर। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई, एकदम क्लियर है। अब देखिए कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन का डायमेंशन लेंथ के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब हम ये वाला पहले ट्राई करते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं इसका है कि नहीं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, ये है सी स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी ये है सी स्क्वायर यानी एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर, यही ना है बेटा, एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर। और अब आप देखिए
यहां पे क्या है, जी इंटू इसका डायमेंशन, तो जी का डायमेंशन क्या आया था, फोर्स इंटू एल स्क्वायर बाई मास स्क्वायर, यही ना आया था बेटा। और ई 1/4πε0 ई स्क्वायर का डायमेंशन, इसका डायमेंशन तो यहां पुट कर दिए, इसका डायमेंशन आया था एफ इंटू एल स्क्वायर, यही आया था। बोलो बेटा। तो अब फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके पावर 1/2 है, पहले ऑप्शन में क्या है, इसके पावर 1/2, तो इसके पावर 1/2 है, तो ये आ गया एल टी माइनस वन होल स्क्वायर, एल टी माइनस वन होल स्क्वायर, ये हो गया। और यहां पे आ गया एफ स्क्वायर एल पे पावर 4 बाई एम स्क्वायर, लेकिन इसके होल ब्रैकेट 1/2 है, बात समझ में आ रही ना, होल ब्रैकेट क्या है 1/2 है। तो अब देखिए इसमें एक खेल हो रहा है बड़ा जबरदस्त, इसमें कहीं भी आप देखिए एल टी एफ, अच्छा फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है ना। तो फोर्स स्क्वायर का डायमेंशन आप पुट करेंगे तो कितना होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम एल टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन ये हो गया एम एल टी माइनस टू। तो फोर्स स्क्वायर है, तो फोर्स स्क्वायर है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एल स्क्वायर और टी माइनस 4, ये हो जाएगा। फोर्स स्क्वायर का हो जाएगा एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी माइनस 4। तो अब जब इसके अंदर हम पुट कर देंगे, देखो इधर देखो बेटा, अब जब इसमें पुट कर देंगे तो एम स्क्वायर नीचे ऊपर कट जाएगा। अब फिर देखते हैं कि लेंथ का डायमेंशन आता है कि नहीं, ठीक है ना। तो जब हमने इसमें पुट कर दिया, देखिए स्पेस खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये कितना आ गया, एल स्क्वायर टी माइनस टू, और साथ में इसके अंदर जब ये करेंगे, इसका डायमेंशन लेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ स्क्वायर का डायमेंशन मैंने आपको बताया था कि ये हो गया, एफ स्क्वायर का डायमेंशन ये हो गया कि नहीं हो गया बेटा। तो इसको जब यहां पुट करेंगे तो एम स्क्वायर एल स्क्वायर और टी पे पावर -4, ये हो गया, इंटू एल पे पावर 4, इंटू एल पे पावर 4, ये हो गया, डिवाइड बाई एम स्क्वायर, डिवाइड बाई एम स्क्वायर, ठीक है ना। तो एम स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ में यहां पे क्या है, तो दिस पावर 1/2, ये सबसे कठिन सवाल है अब तक का, इतना हम लोग किए हैं, सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा चल रहा है, लेकिन कठिन इन द सेंस की नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हैं, ठीक है ना, और कोई कठिनाई नहीं इसमें, ठीक है। तो नॉर्मली नीट में इससे आसान क्वेश्चन से आते हैं, बहुत इजी आते हैं। तो अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप देखिए ये हो गया एल पे पावर 6 टी पे पावर -4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एल पे पावर 6 टी पे पावर -4, और उसके ऊपर हाफ लगा है, तो इसको जब बराबर करेंगे तो ये आ गया एल स्क्वायर टी पे पावर -2, और इसमें जब हाफ करेंगे तो एल पे पावर 6 का क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा ना, बोलिए, ये एल क्यूब हो जाएगा ना, एल क्यूब आ रहा है ना, बोलिए, ये एल पे पावर 6 का 1/2 करेंगे तो एल क्यूब आ जाएगा, और ये टी पे पावर -4 का 1/2 करेंगे तो टी पे पावर -2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टी पे पावर -2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो बेटा, एल क्यूब टी पावर -2 आ जाएगा। तो अब आप देखिए ये डायमेंशन लेंथ का नहीं आ रहा है, ये डायमेंशन लेंथ का नहीं आ रहा है, ये डायमेंशन लेंथ का तब आता जब ये फैक्टर नीचे होता, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट नीचे होता, तो ये डायमेंशन लेंथ का आ जाता। अगर ये वेलोसिटी ऑफ लाइट वाला फैक्टर इसके नीचे होता तो ये टी पावर -2 कट जाता और ऊपर डायमेंशन ऑफ लेंथ आ जाता। इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। एक मिनट, फोर्थ नहीं, ये हाँ फोर्थ वाला बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यही आपका आंसर ही है, क्योंकि जब ये सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा बाकी टर्म वही है, सी स्क्वायर नीचे आ गया और बाकी टर्म वही है, ठीक है ना। तो जब सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा
तो ये एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 नीचे आ जाएगा, तो टी पावर माइनस 2 ऊपर नीचे कट जाएगा और डायमेंशन ऑफ लेंथ आ जाएगा। तो 100% करेक्ट है कि फोर्थ ऑप्शन आपका है। बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? सबको समझ में आया? थोड़ा सा गैप बना के बैठो बेटा, थोड़ा सा गैप बना के बैठो, एकदम सट सट के नहीं बैठना, खिसक के बैठिए एकदम। पढ़ते समय देखिए, पढ़ते समय एकदम सामाजिकता भूल जाइए, ये सब भाषण नहीं है, ये सब पढ़ाई का पार्ट है, ये सब पढ़ाई का पार्ट है बेटा, ये भी पार्ट है आपका कि ठीक समय से सोइए, समय से उठिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, ठीक है ना, हल्का फुल्का एनर्जेटिक खाना खाइए। अरे कभी कभी भर के खा लीजिए, वो बात दूसरी है, लेकिन आम तौर पे हमेशा प्रसन्न रहने की कोशिश करिए। ये सब पढ़ाई का पार्ट है, ये सब जीवन जीने का ढंग है, ठीक है ना। पढ़ते समय एकदम पढ़िए। अच्छा, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A student measures the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count this. The main scale reading is 5 and 0 of circular scale coincides with 25 division above the reference level. If screw gauge has a zero error of this centimeter, the correct diameter of the ball is. तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। बोलो भाई कौन कर लेगा? हाँ उठाइए, फट से करिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे आए ना आए तब तक कलम और उससे लिखना शुरू कर दीजिए, उस पर अपना दिमाग टैक्स करिए। देखो और सुनो इधर देखो, पैसिव स्टडी मत करिए। जैसे मैं मान लिए आपको ये पता है कि मैं कल एनालिटिकल कराऊंगा, तो एनालिटिकल के सवाल ट्राई करके आने में क्या बुराई है? हाँ बहुत सही था, वेरी गुड, तो बहुत अच्छा, आप ट्राई करके आए तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है ना। और सब लोग करके आइए, 2-4 लोग नहीं, एक बार आप क्वेश्चंस को ट्राई करके आइए। बात समझ में आ रही है? तो ट्राई करके जब यहाँ आएंगे, देखिए इधर, तो जो मैं बताऊंगा तो तुरंत आपके दिमाग में परमानेंट रजिस्टर हो जाएगा। पुराना रिवाइज करिए 10-15 और नया 10-15 ट्राई करिए, ये तो रोज करना है। इसके बाद टाइम मिले तो इसके पुराने वाले का आप रिवीजन मार दीजिए और पुराने वाले का। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना है? इतना। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर। द मेन स्केल रीडिंग क्या है? 5 मिलीमीटर है, ठीक है ना। एंड 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल, अबव द रेफरेंस लेवल, ठीक है ना। इफ स्क्रू गेज हैज 0 एरर ऑफ दिस, मतलब कौन सा 0 एरर? निगेटिव 0 एरर है, निगेटिव है ना, बोलो भाई। तो निगेटिव 0 एरर में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। भाई हमने बताया था कि 0 एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन निगेटिव 0 एरर है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्क्रू गेज का 0 एरर था माइनस दिस, यानी निगेटिव 0 एरर है। तो करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, तो करेक्ट डायमीटर पूछा है। तो अब देखिए मेन स्केल रीडिंग 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर है ना, यानी 0.5 सेंटीमीटर। 5 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है? 0.5 सेंटीमीटर। और सारे आंसर सेंटीमीटर में दिए हैं, तो हमको सेंटीमीटर में ही निकालना है। बात समझ में आ रही है ना? तो 0.5 सेंटीमीटर प्लस कितना, कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है? 25वां डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। तो मेजर ऑन सर्कुलर स्केल कितनी होगी? 25 इंटू लीस्ट काउंट ऑफ सर्कुलर स्केल। बात समझ में आ रही है? और लीस्ट काउंट कितना दिया हुआ है बेटा? इतना सेंटीमीटर, मत बोलिए बीच में, इतना सेंटीमीटर। तो अब आपका इतना सेंटीमीटर मतलब इतना मिलीमीटर, इतना मिलीमीटर। सॉरी, सेंटीमीटर में ही रीडिंग दिया है ना, सेंटीमीटर में ही रीडिंग दिया है, तो इसको ऐसे ही पुट कर दीजिए 0.001। भाई इसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और उसके बाद सर्कुलर स्केल की रीडिंग आ गई दिस इंटू 0.001 सेंटीमीटर, वो भी सेंटीमीटर में आ गई, ठीक है ना बेटा? क्लियर है? तो सेंटीमीटर में आंसर भी है और ये आपकी रीडिंग आ गई। ये क्या आ गई? आपकी रीडिंग आ गई। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.5 प्लस उसके बाद आपका 25 का 25 और 25 के बाद कितना जीरो है? 1 2 3, तो 1 2 3 ये हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर रीडिंग आ गई, ये रीडिंग आ गई। लेकिन ये स्क्रू गेज क्या है? स्क्रू गेज क्या है? डिफेक्टिव है, इसके अंदर 0 एरर है। और कौन सा 0 एरर है? निगेटिव 0 एरर है।
तो निगेटिव जीरो एरर है, तो जो जो जीरो एरर आ रहा है उसको ऐड कर लेंगे, तो 0.004 ऐड कर लेंगे। बात समझ में आ रही ना? तो ये आंसर ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी रीडिंग होगी। कोई आंसर मैच कर रहा है? फोर्थ वाला मैच कर रहा है? तो देख लेते हैं। 0.5 प्लस 0.25, यहां 0 कर लिए, और 0.0, देखिए ये क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, और यहां क्या है 0.004, हो गया ना बेटा? तो 5 5 4 9 और 2 और 5, यानी 0.529, 0.529। तो 0.529 ये आंसर आ रहा है, फट से मारेंगे 4 नंबर मिल जाएगा। इसी तरह के सवाल आपके उसमें आते हैं नीट में। इसके पहले वाला सवाल थोड़ा सा टिपिकल था, या क्या पता उतना टिपिकल ना भी रहा हो, फेज ऑफ द माइंड में हम लोग से ज़्यादा टाइम ले लिया, ठीक है ना? तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, हर पार्ट का बेसिक्स क्लियर हो, आप देखते ही मार देंगे, ठीक है ना? और मैं एक बात क्लियर बोल रहा हूं, सुनिए, जो बच्चा एक गो में 100% समझ रहा है उसको तो दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। अगर ऐसे ही वो चलता गया 2 साल, वो तो एकदम एक्सीलेंट वाला हिसाब किताब है। लेकिन जो बच्चा है बच्ची फर्स्ट गो में 50% क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ जा रहे हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि एग्जाम आपको 2 साल बाद देना है, और तब तक इस पार्ट का कम से कम 6-7 रिवीजन होगा, और तब ये 50-100 हो जाएगा, तो वो भी सिलेक्ट हो सकता है। और जहां तक मुझे लग रहा है 50% से ऊपर तो सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन कौन लगाएगा जरा हाथ उठाइए। देखिए फट से हाथ उठा दिया उन लोगों ने, स्लाइड देखते ही। ऐसा ही मुझे सबके साथ चाहिए, आप क्यों नहीं कर रही हैं ऐसा? हाँ, ये क्वेश्चन कर लेंगी तो देखने का टाइम दे रहा हूं। देखिए आप लोग, देखिए हाथ उठाइए फट से, वो देखते ही वो सब हाथ उठा दिए, अलर्ट है। इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज of error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C and D are this, then the maximum percentage of error in the measurement of x where x बराबर this will be। ये देखते ही आपको हाथ उठाना जाना चाहिए, तो ऐसे नहीं बेटा, हाथ उठाना पड़ेगा। इधर देखिए, देखिए इधर जो रूल मैंने बताया वो आप भूल जाती हैं आप लोग। स्लाइड आए देखते ही आप उठाइए, इसकी आदत डालिए, ये आपको पॉजिटिव बनाएगा। बैक फुट पर मत खेलिए कि जब बॉल आएगी तब मारेंगे, फ्रंट फुट पे खेलिए, बढ़ के मार दीजिए, हावी होके खेलिए, ठीक है ना? तो ये देखते ही ये क्वेश्चन आपको फट से सबको हाथ उठाना चाहिए था। चलो बेटा बताओ, तुम बताओ कैसे करोगी, बताओ फट से। हाँ, बेटा इस तरह से आंसर आपको नहीं देना है, आंसर बढ़िया से देना है। अब बताओ भाई शिवांशी, तुम बताओ कैसे करोगी? आप खड़े हो जाइए, पहले आप खड़े हो जाइए, इतना सिंपल क्वेश्चन आप कैसे नहीं बता पाए? चलो बताओ बेटा कैसे करोगी? हाँ, तो इस एक क्वेश्चन कराया था, ये आपको नहीं बोलना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था ये कॉन्सेप्ट आपने बताया था, उस कॉन्सेप्ट वो भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन था। चलिए बैठ जाइए आप, एक क्वेश्चन आप सही बताइए तब आप बैठने पाएंगे। देखिए x बराबर कितना दिया हुआ है, x बराबर कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी पे पावर 1/2, ए स्क्वायर बी पे पावर 1/2, सी पे पावर 1/3। बात समझ में आ रही ना बेटा? सी पे पावर 1/3, देखते रहिएगा उसको, सी पे पावर 1/3 और डी पे पावर 3, यही ना दिया है? तो अब पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स, यही ना पूछ रहा है? तो परसेंटेज एरर निकालने के पहले सबसे पहले आपको फ्रैक्शनल एरर निकालना पड़ेगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या होगा, 2 डेल्टा ए बाई ए, यही ना कॉन्सेप्ट बताए थे, प्लस हाफ डेल्टा। हाँ, तो अब सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग मत बोलिए, अब उसी समय बताना चाहिए। देखिए आपको अपना रिस्पांस टाइम बढ़ाना है,
और अभी आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में एक्चुअल में आपके रिफ्लेक्स में आ जाएगा। तो स्क्रीन पे आते ही जवाब दीजिए। अब आप देखिए, ये हो जाएगा 1/3 डेल्टा सी बाई सी प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी। बात समझ में आ रही ना? ये हो गया। अगर एक्स ए बी सी और डी में ये रिलेशन है, अगर एक्स ए बी सी और डी में ये रिलेशन है जो कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर रिलेशन इस प्रकार से है तो फ्रैक्शनल एरर इन एक्स इसके बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आपको 20 बार बता चुका हूं, ठीक है ना? सबको आंसर देना चाहिए था। अब ये फ्रैक्शनल एरर हो गया, तो परसेंटेज एरर कितना होगा? डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। और डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 यानी कि परसेंटेज एरर इन ए 1% दिया है ना 1%। तो यहां पुट कर देंगे 2 इंटू 1% और प्लस हाफ डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। तो डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 मतलब परसेंटेज एरर इन बी, और वो 2% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2%। तो यहां 2% आप पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही ना? और प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। क्या है बेटा? डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर इन सी। तो परसेंटेज एरर इन सी कितना दिया है? 3% दिया है कि नहीं बेटा? तो यहां 3% पुट कर देंगे। प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी। तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर इन डी कितना दिया है? 4%। ठीक है? परसेंटेज एरर इन डी कितना दिया है? 4%। देखो इधर बेटा, 4%। ठीक है? तो यहां 4% पुट कर देंगे। यहां क्या पुट कर देंगे? 4%। और जब जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज एरर इन एक्स, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स, देखिए ये कितना आ जाएगा? 2%। ये कट गया, ये कट गया, और ये आ गया 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 3 12, इतना परसेंट हो गया। तो ये कितना आ गया? 12 2 14 और 14 2 16%। कोई आंसर है? मत ऐसे पलट के बात करिए। आप क्वेश्चन बैठिए, स्क्रीन पे है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे देखना चाहिए, मॉडल से क्यों देख रहे हैं? देखो हम ये थोड़ा सा बेटा मतलब एकदम सिस्टम से करिए। देखिए कर इफ बट में तैयारी मत करिए मेरे साथ। दो बात है, या तो होगा या नहीं होगा, ठीक है ना? और आप तैयारी कर रही हैं तो होगा ही होगा, यही मान के चलिए। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बार बार मैं कह रहा हूं, आप पीछे पलट के देख रही हैं क्वेश्चन मॉड्यूल पे, ठीक है बेटा? और स्क्रीन पे आते ही आप फाइट मारिए जवाब देने के लिए। क्यों? 2 ही 4 लोग जवाब देंगे। जब सारी बात मैं समझा चुका हूं, सब लोग जवाब दीजिए। तो देखिए बेटा 16% का ये आंसर दिया है। देखिए ये वाला आंसर है। घप से मारेंगे और टप से 4 नंबर आ जाएगा। देखिए वो सब घप टप की भी बात कर रही हैं। फटाफट क्वेश्चन कैसे है वो भी बता रहे हैं। तो अब आप देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है? अगला क्वेश्चन ये है। तो थर्मल कंडक्टिविटी आप पहली बात जानते नहीं हैं, तो पहली बात आपको इसके बारे में बता दें, है ना? क्योंकि ये आप हीट चैप्टर में पढ़ेंगे, हीट चैप्टर में पढ़ेंगे, या हो सकता है कि 9th 10th में भी थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताया गया हो। रुकिए इधर ध्यान से देखिए, बताया गया हो और आपको भूल गया हो इस समय, है ना? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। हीट में जब आप पढ़ेंगे हीट चैप्टर में, तो थर्मल कंडक्टिविटी एकदम आपको बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट लगेगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। देखिए ऐसा है, कोई भी स्लैब है, इधर देखो बेटा, कोई भी स्लैब है, कोई भी मेटलिक स्लैब है, देखिए इधर। अब वहां कहाँ देख रही हैं आप? देखो बेटा बार बार नहीं कर पाएंगे, तो एकदम एकदम देखिए मैं क्या बता रहा हूं। एक ही दो लोग ऐसा करते हैं, हमको इरिटेशन होता है। एकदम देखिए उसको, पहले उसको अंडरस्टैंड करिए। मान लिए कोई मेटलिक स्लैब है, यहाँ टेम्परेचर θ1 है, यहाँ टेम्परेचर θ2 है। बात समझ में आई? और अगर मान लीजिए θ1 θ2 से बड़ा है, अगर मान लीजिए θ1 θ2 से बड़ा है, मान लीजिए कोई मेटलिक स्लैब है,
उस मेटलिक स्लैब के दो पार्ट के टेम्परेचर θ1 और θ2 हैं, एज्यूम कर लीजिए, और ये भी एज्यूम कर लीजिए कि θ1 θ2 से बड़ा है। तो अब आप ये बताइए कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट किधर होगा? θ2 की तरफ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट ये होगा θ1 से θ2 की तरफ, ठीक है ना। अगर इसको आप एरिया ए मानिए, इसको अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप इसका ए मानिए, और मान लिए कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप यूनिफॉर्म मान लेते हैं, यानी यूनिफॉर्म मेटलिक रॉड है, तो उस केस में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी कि dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी dq बाई dt, यानी जो हीट एनर्जी यहां से यहां जा रही है, ये बराबर होती है k a डेल्टा थीटा बाई डी। बात समझ में आ रही ना? फिर से सुनिए ध्यान से, मैं आपको थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट पूछ रहा है, इधर देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट पूछ रहा है। तो थर्मल कंडक्टिविटी जब जानेंगे तब तो यूनिट बताएंगे, पहला प्रश्न ये है। अब दूसरा प्रश्न, चूंकि 9th-10th में आप लोग ने आप लोग बता रहे हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। अब मुझे भी ठीक से नहीं याद है कि 9th-10th में है कि नहीं, मेरे ख्याल से है, लेकिन आप लोग बता रहे नहीं है, चलिए हमने मान लिया नहीं है। अब हीट चैप्टर में थर्मल कंडक्टिविटी आप कई बार इसका इस्तेमाल होगा, और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बड़ा फैमिलियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल सवाल लगाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। तो मान लीजिए कि कोई मेटलिक रॉड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है, यूनिफॉर्म मेटलिक रॉड है, और उसके दो एंड पे टेम्परेचर θ1 θ2 है, और ये भी एज्यूम कर लीजिए कि θ1 θ2 से ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा इस लड़के ने कहा कि हीट करंट जो होगा, हीट एनर्जी जो होगा, यहाँ से वहाँ की ओर फ्लो करेगी, ठीक है ना। तो कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम फ्लो करेगी, कितनी हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम फ्लो करेगी, यानी dq बाई dt, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये बराबर होता है k a मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्या कहते हैं, रॉड। डेल्टा थीटा क्या होता है? दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। और d क्या होता है? इस रॉड की लंबाई, d क्या है? इस रॉड की लंबाई। और a क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड। और d क्या है? इस रॉड की लंबाई। और डेल्टा थीटा क्या है? दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। और ये क्या होता है? ये थर्मल कंडक्टिविटी होता है। ये क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड। बात समझ में आ रही है? थर्मल, रुक जाइए, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड जो होता है, सुनिए पहले पूरी बात। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड जो होता है वो डिपेंड करता है कि मटेरियल किस तरह का है। भाई जो आपने मेटलिक रॉड बनाया वो आयरन का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है, किसी भी मेटल का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जिस तरह का मेटल है उस तरह की थर्मल कंडक्टिविटी होगी। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? एकदम समझ में आ गया? अब यहीं से निकालिए, इसी फॉर्मूले से, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा? dq बाई dt। तो एनर्जी का क्या होगा? जूल, जूल होगा ना। तो जूल पर सेकेंड क्या होगा? जूल पर सेकेंड। और ये d उधर चला जाएगा, जूल पर सेकेंड, और d उधर चला गया, तो जूल इंटू मीटर पर सेकेंड, जूल इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और साथ में एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर, एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और ये क्या होगा? केल्विन। टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन में होता है। तो इसकी यूनिट आ जाएगी, देखो बेटा इधर, ये मीटर स्क्वायर इससे कट गया, तो जूल इंटू मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स पर सेकेंड। कोई आंसर आ रहा है? एक मिनट रुक जाइए, सेकंड किसी में नहीं आ रहा है। तो जूल पर सेकंड वॉट होता है। जूल पर सेकंड क्या होता है? वॉट होता है। जूल पर सेकंड क्या होता है? पावर होता है। तो ये हो गया वॉट इंटू मीटर पर सेकंड इंटू केल्विन पर सेकंड। कोई ऑप्शन आ रहा है? तो वॉट इंटू मीटर पर सेकंड इंटू केल्विन पर सेकंड, घप से मारेंगे और टप से 4 नंबर आ जाएगा। देखो बेटा एक बात सुनो, एक बात सीधी सीधी मैं शुरू में तुम लोग को बता रहा हूं, मैं बहुत दिन से ये सब खेल देख रहा हूं।
मैं बताऊं, जिस लड़के को कंफ्यूजन होता है अपनी एबिलिटीज पे, उसी का नहीं होता है, उसी का नहीं होता है। और जो एकदम श्योर है कि हम कर रहे हैं तो होने के लिए ही कर रहे हैं, उसी का हो जाता है। भाई कोई रीजन नहीं है ना होने का। आप बेस्ट शीट लगा रहे हैं, उस बेस्ट शीट से पिछले 10 सालों से टॉप रैंक आ रही है, नंबर 1 ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है। आप सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप सारे क्वेश्चन समझ रहे हैं और आप टेस्ट दे रहे हैं, तो कोई रीजन है? आप 2 साल चलिए, इसी तरह से 2 साल चलना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही है? देखो इधर देखो, क्लियर है? हाँ, तो एकदम आराम से देखिए, क्वेश्चन समझ में आया? लग सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको, हाँ बोलो, क्या डाउट? हाँ हाँ, तो कंडक्शन ही तो होगा। देखो एक मिनट रुकिए, ये पूछ रहे हैं कि जो हीट ट्रांसफर होगा वो कंडक्शन होगा, तो कंडक्शन ही ना होगा। हाँ, क्लास 7 में पढ़ाया जाता है ना, तुम ही बता रहे हो। देखिए इधर देखिए, तो ये कंडक्शन ही होगा भाई। 3 तरह से हीट ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। रेडिएशन में, नहीं रुक जाइए, रेडिएशन में मीडियम की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ तो मीडियम है, और कन्वेक्शन आपका लिक्विड्स में ही होता है, डेंसिटी के डिफरेंस से कन्वेक्शन होता है, तो यहाँ कंडक्शन ही हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको मैंने क्या किया, देखा, एक का किया, अब हो गया सेलेक्ट। अब ब्लू से इनको उड़ा दो, ग्रोटरी तो नहीं उड़ जाएगा? हम कहे ग्रोटरी है ना उड़ जाए। ए, आ, अब कितना साफ हो जाता है, देखिए एकदम लगता है एकदम नीट एंड क्लीन। और नीट एंड क्लीन ही बताइए आराम आराम से। देखिए खूब बढ़िया से देखिए, ये सवाल कौन कर लेगा, हम उठाइए। हाँ, अब कुछ रिस्पांस बढ़ा तो इमीडिएट आपको उठाना चाहिए हाथ, और सबको उठाना चाहिए एकदम, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आए ना खट से। आप विश्वास मानिए, कुछ दिन बाद क्या होगा जानती हैं? आप लोग के रिस्पांस तेज हो जाएंगे, आपके रिस्पांस, मेंटल रिस्पांस तेज हो जाएंगे, ठीक है ना? चलो बेटा, बता लोगी? चलो बताओ कैसे करोगे। एक मिनट रुक जाओ, तुम खड़े हो जाओ बेटा, पीछे से टोपी वाले। हाँ खड़े हुए तुरंत, पूरी क्लास भर आप खड़े रहिए, बार बार हम नहीं बोल पाएंगे यार। नहीं नहीं, ये सब हम बात थोड़ा पूछेंगे क्या हुआ कैसे हुआ, जो भी बात है, बाकी लोगों क्यों क्यों नहीं, एकदम एकदम नहीं, इसका नहीं, या तो आप क्लास के बाहर जाइए। चलो बेटा आप बताओ, सही बता रही हो, बताओ। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बैठ जाओ। ऐसे ही जवाब मुझे चाहिए, स्क्रीन पे आए और तुरंत हाथ उठा दीजिए, स्क्रीन पे आए तुरंत हटा दीजिए, ऐसे प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, एकदम रिफ्लेक्स में चीजें रहेंगी, ठीक है ना? तो देखिए अभी तक मैंने क्वेश्चन देखा भी नहीं है, मतलब इनके बताने के तरीके से अब मैं क्वेश्चन देके इतनी देर में मिला दूंगा, मुझे पता है सही बोल रहे हैं। देखिए, द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज एंड डिवीजन, एंड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल, एंड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल क्या करती है? एंड डिवीजन, अरे क्या हो रहा है, एंड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज। तो एकदम सही बताया इस लड़की ने, एकदम सही बताया कि लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर्स का, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, यही ना होता है बेटा? बोलो। अच्छा, अब एक बात, एक डाटा और इस क्वेश्चन में दे रहा है कि द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज एन डिवीजन, मेन स्केल के पास ऊपर क्या है? एन डिवीजन है। एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, यानी n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यही बात बोल रहा है क्वेश्चन में, जो दिया है वही मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है? दिस इंप्लाइज दैट 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन, क्वेश्चन के अनुसार यही बात दी हुई है, यही बात दी हुई है। और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट पूछ रहा है।
तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया यही होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना। तो अब आप करेंगे कि 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है, n माइनस 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीजन। तो ये कितना आ जाएगा, n माइनस n प्लस 1, तो 1 बाई n मेन स्केल डिवीजन, यही आपका आंसर आ गया। अच्छा, ये इस रूप में दिया है। तो अब आप देखिए कि द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर। हाँ, n डिवीजन पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। पेन नीचे करिए, तो क्या है, n डिवीजन पर सेंटीमीटर। गौर से देखिए इधर क्या कह रहा है कि द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, यानी एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल क्या है, 1 बाई एन सेंटीमीटर, 1 बाई एन सेंटीमीटर। तो मेन स्केल का एक डिवीजन क्या है, 1 बाई एन। तो 1 बाई एन इंटू 1 बाई एन इज इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर। ये 1 बाई एन स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। यही आपने बताया था ना। देखिए सुनिए, ये बताया था। तो फट से आप मारेंगी, धप से मारेंगी और टप से 4 नंबर आ जाएगा। देखो बेटा, फिर से मैं एक बार रूल दोहरा रहा हूं, सुन लीजिए। ज्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको सुन लीजिए। मेरा एकदम सिंपल रूल है, एकदम सिंपल रूल। कॉन्सेप्ट खूब बढ़िया से एक बार आपको हम समझाएंगे, बात समझ में आ रही ना, खूब इत्मीनान से समझाएंगे। और कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत हो तो इमीडिएटली हमसे पूछिए, इमीडिएट पूछिए, बहुत डिले मत करिए उसी समय, है ना। या नेक्स्ट डे भी चलेगा, नेक्स्ट डे के बाद करें, पूछेंगे नहीं बताएंगे, इमीडिएट वो कॉन्सेप्ट पूछिए। इसका देखिए, जब मैं क्वेश्चन पे आऊं तो जैसे यहाँ एक तरीके का रिहर्सल सेशन है हम लोग का, रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग। जब मैं इस पे क्वेश्चंस पे आऊं तो जैसे स्लाइड पे क्वेश्चन आए, आप कोशिश करिए कि फास्टेस्ट रिस्पॉन्स दिए, जब तक भी आप दे पाए, जितने जल्दी भी, जितने कम शॉर्ट टाइम में आप दे पाए, ठीक है ना। फास्टेस्ट रिस्पॉन्स तुरंत हाथ उठा दीजिए, मतलब एक बार सोचिए, 1-2 सेकंड में हाथ उठा दीजिए। तो हाथ उठाने का मतलब क्या है कि आपने दिमाग में उसका पूरा फॉर्मेट सोच लिया, हमको सोल्यूशन करके मत दिखाइए। और फिर एक आध से मैं पूछूं तो हमको बता दे कि ऐसे ये दिया है, ये पूछ रहा है, ऐसे करेंगे, तो हम कन्विंस हो जाएंगे कि कर लेगा। अब एक ही संभावना बची, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो कैलकुलेशन मिस्टेक धीरे धीरे कम होती जाएगी और बाद में खत्म ही हो जाएगी। बात समझ में आ रही ना, समझ में आ रही बेटा। कितनी उंगली है बोलो, समझ में आ रहा है। तो चलो अब नेक्स्ट देखो, अब देखो, देखिए अभी 15 मिनट है और हो जाएगा हम लोग का। देखिए ये क्वेश्चन बताइए कौन कौन करेगा, फट से उठाइए। बताइए कौन करेगा इसको। एनालिटिकल क्वेश्चंस आ गए, एनालिटिकल क्वेश्चंस आ गए, बताइए कौन करेगा इसको, फट से बताइए, जल्दी बताइए। मैंने कर लिया दिमाग में और आंसर भी मार दिया। आंसर कहां से पता है आपको? अच्छा, तो बताओ कैसे। अच्छा रुको, हम बता रहे हैं। एक पर्टिकुलर सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ, मास और टाइम क्या है, 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। यानी एक सिस्टम ऐसा है, एक सिस्टम ऐसा है जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं 10 सेंटीमीटर में, ठीक है ना। यानी उस सिस्टम का 10 सेंटीमीटर एक यूनिट है। उस सिस्टम ऑफ यूनिट का, उस सिस्टम ऑफ यूनिट में 10 सेंटीमीटर उस सिस्टम का एक यूनिट है, और उस सिस्टम ऑफ यूनिट में 10 ग्राम उस सिस्टम का एक यूनिट है। जैसे हमारे हमारे सिस्टम में क्या है, हमारे सिस्टम में क्या है कि 1 ग्राम एक यूनिट है और उसका 10 ग्राम एक यूनिट है। ये कहने का मतलब, बात समझ में आ रही ना। उसका 10 ग्राम एक यूनिट है। उसके बाद हमारे सिस्टम में जो हम जिस सिस्टम से हम यूज टू हैं, उस सिस्टम में 1 सेकेंड एक यूनिट है। लेकिन जिस सिस्टम की ये बात कर रहा है, जिस इमेजिनरी सिस्टम की बात कर रहा है, उसका 0.1 सेकेंड एक यूनिट ऑफ टाइम है, ये कह रहा है।
तो अगर ऐसे सिस्टम में हम फोर्स को मेजर करें तो यूनिट ऑफ फोर्स कितना न्यूटन होगी, ये पूछ रहा है। जैसे हमारे जो जिस सिस्टम से हम यूज टू हैं उसमें थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, जो सिस्टम में हम यूज टू हैं उसमें यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, 1 न्यूटन, ठीक है ना। तो हमको उस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स बताना है, गौर से देखिए, उस सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ फोर्स बताना है जिसमें टाइम की यूनिट 0.1 सेकेंड है और जिसमें मास की यूनिट 10 ग्राम है। हमारे सिस्टम में तो मास की यूनिट 1 ग्राम है, लेकिन उस सिस्टम में 10 ग्राम है। हमारे सिस्टम में मास की यूनिट 1 किलोग्राम है, लेकिन उस सिस्टम में क्या है, 10 ग्राम। रुक जाइए, देख लेते हैं, करते हैं धीरे धीरे, आपका जो भी आ रहा करके देखते हैं। देखिए, हमको यूनिट ऑफ फोर्स बताना है उस सिस्टम में, हमको यूनिट ऑफ फोर्स बताना है उस सिस्टम में जिस सिस्टम में यूनिट ऑफ टाइम 0.1 सेकेंड है। हमारे सिस्टम में तो 1 सेकेंड है, उस सिस्टम में 0.1 सेकेंड है। हमारे सिस्टम में यूनिट ऑफ मास 1 kg है और उसके सिस्टम में यूनिट ऑफ मास 10 ग्राम है। हमारे सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ 1 मीटर है और उसके सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो उस सिस्टम में फोर्स की यूनिट कितनी होगी, ये पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है ना, थोड़ा सा आर्बिट है, हल्का सा आर्बिट है, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्या, गौर से देखिए, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन कितना होता है, रुक जाइए, न्यूटन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना होता है, यही होता है, ठीक। तो अब इसमें आप क्या करिए कि केजी कितना होता है, 10⁻³ ग्राम, मीटर क्या होता है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, और सेकंड क्या होता है, बोलिए, सेकंड तो सेकंड ही है उस सिस्टम में, सेकंड 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 ही है। 1 न्यूटन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बेटा, 1 न्यूटन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो भाई, लिख सकते हैं। अब देखिए, इसको इस तरह से इसलिए लिखे क्योंकि इस सिस्टम में 10 सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में दिया है, इसलिए ऐसा लिखे। बात समझ में आ रही ना। तो अब उस सिस्टम की यूनिट करेंगे तो 10³/10, अगर उस सिस्टम में निकालेंगे, उस सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूटन की वैल्यू निकालेंगे तो 10³/10, ठीक है ना, इंटू 10 स्क्वायर, ये 10 ही है ना, बाई 10 अपॉन, अब समझ गए ना, अपॉन क्या करेंगे, सेकंड क्या है, हाँ ये 1/0.1, लेकिन ये होल स्क्वायर है, इसका ध्यान देना पड़ेगा, ये न्यूमेरल वैल्यू आ जाएगी। मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंजेस, बताया था ना। अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट को बड़ा करेंगे तो न्यूमेरल वैल्यू छोटी हो जाएगी। जैसे फोर्स को न्यूटन में मेजर करेंगे तो कम कम मैग्नीट्यूड आएगा, कम न्यूमेरल वैल्यू आएगी। उसी फोर्स को डाइन में मेजर करेंगे तो उसकी न्यूमेरल वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरल वैल्यू और यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ये समझाए थे ना। इस कॉन्सेप्ट पे एक दो सवाल और कर चुके हैं हम, पास्ट ईयर्स में भी आया था, ठीक है ना, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ रिपीट कर रहे हैं। तो इसको जब फर्दर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इससे कट जाएगा, कट जाएगा ना बेटा, बोलो, और ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ ये आ जाएगा 10³ 10³, हाँ 10³ बाई एक मिनट रुकिए, ये कैसे आ रहा है, 10³ बाई, जैसे ये करके 10³ ग्राम हो गया, तो उस सिस्टम में किया तो कितना हुआ, उसका 10 ग्राम हो गया, और 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर तो डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और 1/0.1 क्या होता है, 1/0.1 क्या होता है,
1/0.1 क्या होता है? हाँ, एक मिनट रुकिए भाई, प्रेशर मत करिए। 1/0.1 क्या होता है? ये 10 होता है ना? हाँ, ये 10 होता है। चलिए तो ठीक है। तो ये 10 स्क्वायर हो गया, 10 स्क्वायर हो गया ना? तो 10 स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया, कट गया, तो 10 आ गया। उस सिस्टम में 10 आ गया। देखिए, ये आपका 1 न्यूटन यानी 1 kg इंटू 1 मीटर, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स कितना होता है? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये होता है ना? फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। बात समझ में आ रही है? उसके बाद 1 kg को 10⁻³ कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना बेटा? और मीटर को कर सकते हैं 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, और सेकंड को कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं? सेकंड को कर सकते हैं, एक ही सेकंड है, तो सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब उस सिस्टम में करना है, तो उस सिस्टम में एक यूनिट जो है 10 ग्राम है, तो इसको 10³/10 उस सिस्टम में करना है, तो इंटू 10 स्क्वायर/10, 10 स्क्वायर/10। ठीक है। और उसके बाद नीचे करेंगे तो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाई 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो ये आ गया 10 स्क्वायर, इससे कट गया, ये 10³ आ गया। ये कितना आ गया? 10³ और 10³ अपॉन 1/0.1, तो 1/0.1 कितना आ जाएगा? 1/0.1 10 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर, तो ये 10 आ जा रहा है, ये 10 आ जा रहा है, ये 10 आ जा रहा है ना? बोलिए, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन 10 ही तो आ रहा है। आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर तो 10 ही आ रहा है, इसमें तो कोई बट नहीं है। हम्म। तो अब रुक जाइए, इसको फिर सवाल को एक एक गो में, अगर वैसे भी घर में प्रैक्टिस करिए, एक गो में अगर आंसर नहीं मैच करता है, क्या पता वो आंसर ही गलत हो। हाँ, आंसर ही गलत हो। एक गो में अगर आंसर मैच नहीं करता है, आप आगे बढ़िए, फिर लौट के आइए उसको। वैसे 10 ही है इसका, तो फिर मैंने कैलकुलेट किया था, तो 0.1 कैसे आया? कैसे? कैसे? हैं? अच्छा छोड़िए। केजी, न्यूटन क्या है? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी इतना हो गया, मीटर इतना हो गया, पर सेकंड स्क्वायर इतना हो गया, पर सेकंड स्क्वायर इतना हो गया। तो अब उस सिस्टम में करेंगे, तो 0.1 सेकेंड जो है उस सिस्टम का, उस सिस्टम ऑफ यूनिट में 0.1 सेकेंड एक यूनिट है, 0.1 सेकेंड एक यूनिट है। तो 10 आंसर आ रहा है। आंसर मैच नहीं कर रहा तो रुक जाइए, आखिरी में फिर से देखते हैं एक बार, है ना? चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन बताइए कौन कर लेगा, कौन कर लेगा? हाँ देखिए, क्यों वही लोग उठा रहे हैं, हमको ये सब बात बुरी लग रही है बेटा। तो मॉड्यूल नहीं है तो ये गलती किसकी है? अच्छा तो ठीक है, अगर वो मॉड्यूल नहीं आपके पास है, तो फिर मतलब ये सब एक्सक्यूज मेरे पास नहीं है। आप कैसे मैनेज करिए, आप मांग लीजिए। अभी तो आ रहा है ना क्वेश्चन। अच्छा चलिए, चलो बेटा बताओ कैसे है।
ये लड़की पक्का सेलेक्ट हो जाएगी, देख लीजिएगा। अगर ऐसे चलती रही तो सिलेक्ट हो जाएगी। चलती रही तो 2 साल तक पूरा एकदम ठीक कर रही कह रही है, और एक्सप्रेशन भी सही है। आप नहीं बोल सकती हैं तो बोलना चाहिए था, आपने हाथ उठाया। इसके पीछे गलती किसकी है? आखिर क्या जो मॉडल उनके पास है आपके पास नहीं है? हाँ, तो गलती आपकी एक्सेप्ट कर रही है ना? हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको। 50 बार मैं एक ही बात बोलूंगा कि देखिए, आपको 15 से 20 सवाल में यहाँ प्रैक्टिस कराता हूँ एक्सप्लेन करके, आगे के 15 आपको ट्राई करके आना है, यही तो बोलता हूँ। ये बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ? और कितनी बार बोल चुका हूं मैं। तो ये गलती कौन कर रहा है? आप ही लोग ना कर रही हैं? बोलो जी, ये मेरा दोस्त नहीं ना है। आप 15 ट्राई करके क्यों नहीं आ रही हैं आगे से? अगर आपके हिसाब से वो ट्राई किए हैं इसलिए जवाब दे रही हैं, तो जवाब सबको देना है। तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? नहीं, इस तरह से नहीं करिए बेटा। 2 बात है, पढ़ रहे हैं तो होने के लिए पढ़ रहे हैं बस। देखिए इधर देखिए, इधर देखो, 15 ट्राई करके आइए। बिल्कुल सही बताइए बेटा, वेरी गुड। बैठ जाओ तुम, बैठो। द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन एन एक्सपेरिमेंट इज रिकॉर्डेड एज दिस। पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कैसे दिखाया गया है? ऐसे। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है। एवरेज एब्सोल्यूट एरर मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर। इधर देखो, एवरेज एब्सोल्यूट एरर यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? हर मेजरमेंट के एब्सोल्यूट एरर का मीन। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? हर मेजरमेंट के एब्सोल्यूट एरर का मीन, यही ना होता है बेटा? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? हर मेजरमेंट के एब्सोल्यूट एरर का मीन, यही ना होता है? बोलो भाई। तो अब सबसे पहले किसी भी मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए ना? देखो जी, ट्रू वैल्यू पता होना चाहिए। तो क्या इस क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू दिया है? नहीं दिया है ना? तो ट्रू कोई बताएगा नहीं। बताओ तुम, ट्रू वैल्यू कैसे? चलो ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। इसके बाद हम बाहर कर देंगे, बात करोगे तो, ठीक है ना? इसमें ट्रू वैल्यू नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे, यही ना मैंने बताया था। 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.71 प्लस 2.80 को डिवाइड कर देंगे हम किससे? 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है। मैंने आपसे बताया था इस तरह के क्वेश्चन में या तो ट्रू वैल्यू दिया होता है, या तो ट्रू वैल्यू दिया होता है, और अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिया है तो सारे ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो ये अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू। ये क्या आ जाएगा? ट्रू वैल्यू। इस तरह से आ जाएगा। अब जितने भी मेजरमेंट हैं सबका आप एब्सोल्यूट एरर निकालिए। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? ट्रू वैल्यू जो भी आएगा, अब हम कैलकुलेट करके आंसर नहीं निकालने आ रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा। हाँ लेकिन ठीक है, आंसर ना बताइए, जो भी आएगा। कितना आया? 2.62। तो चलिए, अगर ये आ गया 2.62 तो बढ़िया बात है। तो अब अगर ट्रू वैल्यू आप बता रही हैं कि 2.62 आ गया, ठीक है ना? अब सुनिए, अब बात को सुनिए। अब देखिए, हर मेजरमेंट का आप क्या निकालेंगे? हाँ, हर मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो पहले मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर होगा कितना? 2.62 और माइनस 2.63, तो कितना आ जाएगा? -0.01। ये आ जाएगा पहले मेजरमेंट का। और दूसरे मेजरमेंट का आप पुट करेंगे तो 2.62 और माइनस 2.56, तो ये आ जाएगा आपका 0.06। हाँ, माइनस नहीं प्लस रहेगा, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, नेक्स्ट में आप करेंगे तो 2.62 और माइनस 2.42, तो कितना आ जाएगा? 0.20। और तीसरे और चौथे में करेंगे तो 2.62 और माइनस चौथे का क्या? 2.71, 2.71, तो ये कितना आ जाएगा? 0.09।
ठीक है ना। और उसके बाद जब पांचवें में हम यहाँ लिख दे रहे हैं, पांचवें का यहाँ लिखेंगे 2.62 और माइनस 2.80, तो माइनस ये कितना आएगा, एक मिनट पहले बीच में ना बोलिए, अभी क्या बात हो रही है, अभी इसको निकाला 2.62 माइनस 2.80, तो कितना आ जाएगा इसका, हाँ तो माइनस माइनस 0.18, ये आपका आ गया। तो अब मैंने आपको बताया था -0.18। अब ये सब आपके हर मेजरमेंट के, पहले मेजरमेंट का ये एब्सोल्यूट एरर है, दूसरे मेजरमेंट का ये एब्सोल्यूट एरर है, तीसरे मेजरमेंट का ये एब्सोल्यूट एरर है, चौथे मेजरमेंट का ये एब्सोल्यूट एरर है, और पांचवें मेजरमेंट का ये एब्सोल्यूट एरर है। अब सुनिए मेरी बात, मैंने कहा था जब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो एब्सोल्यूट एरर का मॉड लेंगे, यानी सबकी पॉजिटिव वैल्यूज ही लेंगे। तो ये भले ये निगेटिव आया है, भले यहाँ पे निगेटिव आया है और यहाँ पे भी निगेटिव आया है, कहाँ गया, ये भी निगेटिव आया है, लेकिन इन सबकी केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वैल्यू को लेट ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो मीन या एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। तो निकाल लीजिएगा, जो आंसर मैच करेगा वो मार दीजिएगा। लेकिन प्रोसेस हमको तुरंत बताइए, स्क्रीन पे आते ही, कोई बहाना हम नहीं सुनेंगे, स्क्रीन पे आता है फट से बताइए। जब कुछ लोग बता रहे हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, अगला क्वेश्चन है लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ स्ट्रिप दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ और थिकनेस ऑफ अ स्ट्रिप दिया है, तो द मोस्ट प्रोबेबल एरर इन इट्स वॉल्यूम विल बी, हाँ मोस्ट प्रोबेबल एरर, चलो बताओ तुम अंदर से बताओ, मोस्ट प्रोबेबल, हाँ हाँ बीच में नहीं बोलो, अगर बोलना है तो पूरा आंसर बोलो, और बीच बीच में ऐसे क्या बोल रहे हो, या तो हाथ उठा के बोलो कि हम पूरा बोलेंगे। एग्जाम देते समय सब लोग साथ बैठ के ना एग्जाम दोगे, बीच में नहीं बोलिए, एकदम सही बोल रही हो लड़की, 100% यही बात ही है, आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम समझा दे रहे हैं बढ़िया सबको। देखो बेटा, हमको इरिटेशन हो रहा है यार, तुम उठो वहां से पहले, उठो, उठ जाओ पहले वहां से, चलो यहाँ आगे आके बैठो। मतलब हद है यार, ये ऐसे ही नहीं चीजें हो जाती हैं, बहुत त्याग करना पड़ता है जिसका होता है, ठीक है ना। आपको बताया यार, आप जवाब दीजिए, ठीक बोल रही हो लड़की, ठीक है ना बेटा, वेरी गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब देखिए, ये मैं आपको समझा दे रहा हूं क्या उसने कहा, उसने क्या कहा वो मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक कह रही है। देखिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, लेंथ ब्रेथ और थिकनेस, इस क्वेश्चन में क्या है, लेंथ ब्रेथ और थिकनेस एक स्ट्रिप की दी हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबल एरर इन इट्स वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम होता है। तो अब आप देखिए, लेंथ दिया हुआ है आपका ये 10.0 और प्लस माइनस 0.1, ये दिया हुआ है, दिया है ना बेटा। और उसके बाद ब्रेथ दिया है आपका 1.00 प्लस माइनस 0.01, और उसके बाद हाइट आपका दिया है, थिकनेस, हाइट या थिकनेस कुछ भी कह लीजिए, ये आपका दिया है 0.100 और प्लस माइनस 0.001, ये दिया हुआ है आपका। तो द मोस्ट प्रोबेबल एरर इन इट्स वॉल्यूम, तो मोस्ट प्रोबेबल एरर इन इट्स वॉल्यूम, तो अगर ऐसा है तो फ्रैक्शनल एरर निकल जाएगा, फ्रैक्शनल एरर निकल जाएगा ना बोलिए, फ्रैक्शनल एरर निकल जाएगा। तो फ्रैक्शनल एरर होगा डेल्टा वी बाई वी, और ये हो जाएगा 0.1 अपॉन 10,
और प्लस 0.01 अपॉन 1 और प्लस 0.001 अपॉन 0.1, ये हो गया। बात समझ में आ रही ना? बात समझ में आ रही है? और वॉल्यूम आपका क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ ब्रेथ इंटू थिकनेस, लेंथ ब्रेथ इंटू थिकनेस, ये आपका वॉल्यूम होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो लेंथ ब्रेथ इंटू थिकनेस करेंगी तो 1 आ जाएगा। देखिए 1 आ जाएगा। लेंथ ब्रेथ इंटू थिकनेस, थिकनेस पॉइंट 1 है तो 1 आ जाएगा। तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा वी, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 है, ये 1 है, ये 10 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1। तो डेल्टा वी बाई 1, तो 1 हम नहीं लिख रहे हैं, 1 छोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना? तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 0.01 और प्लस 0.01 और प्लस क्या होगा? बोलो बेटा। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.01। ठीक है ना? बात समझ में आ रही ना? जब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे तो आ जाएगा 0.01 आ जाएगा ना बेटा? बोलो। तो अब 0.01 0.01 0.01 यानी 0.03। तो 0.03 प्लस माइनस आप मार देंगे, घप से मारेंगे और टप से 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है? इससे आसान सवाल नीट में आते हैं। ये अटमोस्ट लेवल आपका है। एनालिटिकल क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अटमोस्ट लेवल है, उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है ना? एक्चुअल में बहुत आसान आएंगे। ठीक है? ठीक करके बैठिए, कायदे से अलर्ट होके बैठिए और ध्यान से इसको देखिए। देखो बेटा, ए बेटा क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ कौन कर लेगा ये क्वेश्चन? फर्स्ट से उठाइए, बोलिए। बोलिए कौन करेगा? इन दोनों क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन कोई कर लेगा? हाथ उठाए कोई एक क्वेश्चन। पहला वाला कर सकते हैं, दूसरा वाला भी कर सकते हैं। चलो बेटा बताओ दूसरा वाला कैसे होगा? एक मिनट रुक जाओ, पहले देखो मैं फिर से बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं बात को। 15 ठो मैं यहां करा रहा हूं और 15 ठो आप घर पे ट्राई करके आइए। इसके बाद टाइम बचता है तो आप पुराना रिवाइज करिए। एक सीधा सा फंडा है, बहुत इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। चलो बताओ बेटा कैसे करोगे? हम्म चलिए वैसे भी हो जाएगा। और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं। चलिए वैसे भी हो जाएगा, बैठिए हम बताएं। एक सिंपल तरीका देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को फॉलो देखिए। एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूप में चूज किए गए। ठीक है ना? मेजरमेंट के लिए। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास। तो आपस में पहले रिलेशन देखिए। एनर्जी बराबर कितना होता है? एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम में डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास पूछ रहा है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? तो नहीं बोलिए, एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम को क्या किया गया? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लिया गया। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास पूछ रहा है। ठीक है ना? तो अब आप देखिए, एनर्जी बराबर क्या होती है? फोर्स इंटू, एनर्जी बराबर वर्क होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही यही एनर्जी का डायमेंशन, यही एनर्जी है, यही ना एनर्जी है? बोलो भाई। और फोर्स कितना होता है? फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स हो गया। हो गया कि नहीं? तो एनर्जी बराबर एम ए इंटू डी, और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम।
यही ना होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मास विल बी, मास का पूछ रहा है तो एनर्जी वेलोसिटी और टाइम के टर्म में, एनर्जी वेलोसिटी और टाइम के टर्म में, ठीक है ना, एनर्जी वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है बोलो, हाँ वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम डिस्टेंस को वेलोसिटी और टाइम के टर्म में पुट कर दो, डिस्टेंस को वेलोसिटी और टाइम के टर्म में पुट कर दो, तो मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। बात समझ में आ रही ना, डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो टाइम टाइम ऊपर नीचे है कट गया, तो ई मास का डायमेंशन फॉर्मूला किसके बराबर होगा, अगर ई फंडामेंटल यूनिट है तो ई पे पावर 1 और वी पे पावर -2 और टी पे पावर 0। कोई ऑप्शन है, कौन सा है, थर्ड वाला है, ई पे पावर 1 और वी पे पावर -2 और टी पे पावर 0। घप से मारेंगे टप से 4 नंबर मिल जाएगा, टप से मिल जाएगा। इससे आसानी सवाल आपको वहां मिलेंगे, इससे कठिन नहीं मिलेंगे। लेकिन चैलेंज क्या है, अल्टीमेट सिलेक्शन इसका नीट का आईआईटी से टफ ही पड़ जाता है। चैलेंज क्या है कि आपको सारे पार्ट आने चाहिए, तो सारे पार्ट धीरे धीरे ना आएंगे, धीरे धीरे आप करते जाएंगे, पुराना रिवाइज करते जाएंगे तो होता जाएगा, है ना। तो लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, स्क्रीन पे आता ही, अब ये नहीं कि हम ट्राई करें तो हम आपसे पूछें तो तब आप बताइए, जैसे कुछ लोग बता रहे हैं खट से उठते ही, वैसे ही सब लोग कोशिश करिए, क्वेश्चन आया नहीं तुरंत उठा दिए, वो तब होगा जब एक बार आप घर पर ट्राई करके आएंगे, ठीक है ना। और पहले आप ट्राई करके आएंगे कुछ दिन, महीना 2 महीना, उसके बाद आप देखिएगा वो भी नहीं करेंगे तो भी उठ जाएगा, क्योंकि तब तक आत्मविश्वास आ जाएगा, आपको 1 2 3 सेकंड में सोचने की हैबिट पड़ जाएगी। यही तो डालना है, बोलो। हाँ, हमें कुछ भी आपको देना नहीं है, सुनिए, मैं आपको कुछ यहां देने नहीं आया हूं, आप ही के अंदर जो है उसका एहसास आपको कराना है। वो चीज आप क्षमता आप ही के अंदर ना है, लेकिन अभी उसको आप जानते नहीं हैं कि आपके अंदर है। जब आप रिस्पांस देंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके अंदर वो एबिलिटी है ना। हाँ, अब नेक्स्ट चीज देखिए, इसको हम जा रहे हैं मिटाने, इसको भी मिटा दें, ए, अब ये कहाँ गया, ये मिट गया। अच्छा ये क्वेश्चन बताओ भाई, ये क्वेश्चन कौन बताएगा, ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन बताइए कौन बताएगा, हमें खुशी होगी, आप ट्राई करिए। बोलिए, ऐसे नहीं बेटा, थोड़ा और क्लोज बताइए, लेकिन फिर भी आपने कोशिश की, पढ़ के आइएगा। चलिए बैठिए, बताओ बेटा कैसे वो करोगे। हाँ हाँ, बताइए ठीक बोल रहे कि नहीं बोल रहे। और जैसे वो लोग बोल रहे हैं उससे कमजोर कोई नहीं यहाँ है, मुझे पता है ना। वो अलर्ट हैं, वो लोग अलर्ट हैं कि हम ही को जवाब देना है, वो अपने आप को बहुत खास समझ रहे हैं लोग, और खास समझते समझते खास हो जाएंगे। बैठ जाइए, फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है ना। वो खास, वो सोच रहे हैं कि हमको जवाब देना है, वो उनका माइंडसेट है, इसलिए वो दे रहे हैं। घर पे भी करते होंगे, बिना घर पे रिवाइज किए इस तरह से जवाब दे पाएंगे वो लोग, तो आप लोग भी करिए, सीधी सी बात है, ठीक है ना। देखिए ऐसा है, लेंथ ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड with a meter rod having least count of this. Its diameter is measured with vernier calipers having least count this. Given the length is 5 centimeter and radius is 2 centimeter.
द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम इज। तो बिल्कुल सही उस लड़की ने बताया, वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई, और देखा पहले स्क्वायर कर दिए, पाई आर स्क्वायर एच। रुक जाइए, मिटाना सीख गए हैं तो मिटा दिया करें। ए वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम, तो परसेंटेज एरर क्या होगा, क्या होगा परसेंटेज एरर बताइए, डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, यही ना होगा। और दिस विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच, यही ना होगा बेटा, बोलो भाई। हाँ, इंटू 100, ठीक है ना, यही ना होगा, बोलिए। अब देखिए दिया हुआ है कि जिस जो लेंथ मेजर करते हैं जिस मीटर स्केल से, उसका लीस्ट काउंट इतना है, जिससे लेंथ मेजर करते हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है, इतना। तो मतलब इतना एरर हो सकता है, लीस्ट काउंट इतना है मतलब इतना एरर हो सकता है, इतना एब्सोल्यूट एरर हो सकता है, बोलो भाई। और जो लेंथ हमने मेजर की वो कितनी मेजर की, इतनी, इतनी मेजर की, ठीक है ना। तो ये 2 डेल्टा आर बाई आर कितना हो जाएगा, 0.1 अपॉन मेजर कितना की, 5 मेजर की ना, बोलो भाई। अच्छा, अब एक मिनट रुकिए, ऐसा है, ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है और हमने पुट किया डेल्टा एच बाई एट, तो फिर इसको मिटा देते हैं, रुक जाइए। अब मिटाना सीख गए तो बढ़िया से मिटा दिया करें, ऐसे। अब ये हो जाएगा, देखिए ये देखिए, अब इसके बाद हम बंद कर देंगे, इसके बाद बंद कर देंगे और फिर 1-2 क्वेश्चन बचे हैं कल करके, और उसके बाद हम इसको वन शॉट भी देंगे, वन शॉट में पूरा एक बार रिवाइज करेंगे। अब घबराइए नहीं, अभी तो आपको मैंने खटाखट बर्तन धो दिया, तो मान ली थोड़ा मोड़ा जिसके अंदर बचा होगा, उसके बाद अभी इस चैप्टर को फिर से रगड़ देंगे शुरू से लेके आखिरी तक। टेस्ट आते आते किस तारीख को टेस्ट है, 28। आज कौन तारीख है, आज से लेके 28 तक ये चैप्टर के बेसिक हम दोहराएंगे, अब रिवीजन क्लासेस करेंगे, जिससे 28 के टेस्ट में आपके अंदर आत्मविश्वास आ सके कि आप टेस्ट एकदम फोड़ दें। जो डाउट्स हों 28 तक आप पूछिए, अब सिर्फ डाउट और रिवीजन चलेगा, ठीक है ना, 2-3 दिन। और घर पे पढ़िए, इस टेस्ट को अच्छे से दिए। मिरेकल नहीं होता है कि एकाएक कुछ हो गया, जो आप रोज टेस्ट में परफॉर्म करते जाते हैं हर महीने, उस हिसाब से आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो टेस्ट 28 के टेस्ट पे फोकस करिए। अब आज लास्ट क्लास है, कल से हम 3 दिन रिवाइज करेंगे और डाउट्स बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखिए, ये है 2 डेल्टा आर बाई आर, तो आर क्या है, रेडियस, और रेडियस किससे मेजर किए हैं, वर्नियर कैलिपर से, और वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना है, 0.01, और रेडियस मेजर कितना किए हैं, 2 सेंटीमीटर, तो दिस बाई 2, और प्लस लेंथ कितना मेजर किए हैं, लेंथ मेजर किए हैं, बोलो भाई 5 सेंटीमीटर, और लेंथ जिससे मेजर कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1, तो 0.1 अपॉन 5 इंटू 100, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, ये चीज आपका आंसर हो जाएगा। ये पार्ट पूछ रहा है डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कट जाएगा, तो 0.01 जब 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 हो जाएगा, और ये जब 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 बाई 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना परसेंट, यानी कि 3%। कोई ऑप्शन आ रहा है, कौन सा ऑप्शन है, गप से मारिए, टप से 4 नंबर आ जाएगा। इससे कठिन सवाल आपके पास नहीं आते हैं, इससे आसानी आते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं क्लोज कर रहा हूं आज का, राइट।